अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद इंतखाबी मार्के से पहले सियासी दावों, इल्जाम तराशियों और सियासी बयानियों का मुकाबला जोर पकड़ गया है। कुछ अरसे पहले तक नून लीग को यह चैलेंज दरपेश था कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग इलेक्शन के लिए ऐसा क्या बयानिया देगी जिससे अवामी पजीराई हासिल हो सके, मगर अब नून लीग को इससे बड़ी मुश्किल ये पेश आ गई है कि नून लीग को एक ऐसे बयानिए का सामना है जिससे नून लीग की क्यादत और पार्टी सफ़ों में परेशानी वाजे हो रही है। मुल्क की सियासत में इस वक्त नवाज शरीफ को नया लाडला और नून लीग को नई किंग्स पार्टी करार दिया जा रहा है और ये वो बयानिया है जिससे नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी परेशान है और इलेक्शन से पहले वो इस बयानिए से हर हाल में जान छुड़ाना चाहते हैं। इस हवाले से आज रोजनामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ बज़ाहिर अपने मुखालफिन की जानिब से खुद को लाडला कहे जाने और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान है और उन्होंने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो रवा माह के आखिर तक पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल देते हुए इस बात का भी जायजा लें। खबर में पार्टी जराये का हवाला देते हुए बताया गया है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर परेशान है कि वो नए लाडले हैं और उन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में वापसी के लिए तैयार है जिनमें वो सजाई याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके हैं। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी को यह हिदायत की है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी और लाडले होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें और 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले इस तासुर को हर सूरत मिटाना चाहते हैं। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 1.5 साल से नून लीग के खिलाफ ये बयानिया बना रही है, मगर पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी जमात ने नवाज शरीफ पर लाडला और नून लीग पर किंग्स पार्टी होने का जो बयानिया बनाया है वो नून लीग की साख को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। सियासी जमातें तो नून लीग के खिलाफ लाडला होने का बयानिया बना रही है, मगर अहम बात यह है कि सिर्फ सियासी जमातें नहीं है जो नवाज शरीफ पर लाडला होने का इल्जाम लगा रही है, बल्कि मुल्क के कई मोतबर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने भी पिछले कुछ अरसे में इसी राय का इजहार किया है और खासतौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर जिस किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है उसके बाद सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्ज़ियाकारों और मुस्तनद सहाफ़ियों की राय मजीद पुख्ता हो गई है। जिस तरह 2018 में इमरान खान को बाई हुक एंड क्रुक मुसल्लत किया गया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और इलेक्शन भी जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, तो वही तरीका है। 2018 में जो पोजीशन पीटीआई की थी वो 2023 में अब पीएमएल-एन की बन चुकी है और उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी लाने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई गायब की गई तो मुस्लिम लीग इस तरह नमूदार हुई और ये बिल्कुल हामिद की बात ठीक है। 18 वाला एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी पे आए, ये भी खुली बात है कि इस वक्त मियां साहब जब आ रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की एक सपोर्ट इनको पीएमएल-एन को मौजूद है। सियासी तज्ज़ियाकारों की राय है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, नून लीग को भी इसी तरह इक़्तिदार देने की कोशिश हो रही है और नवाज शरीफ सिर्फ मैच खेलने के लिए नहीं बल्कि मैच जीतने की यकीन दहानी पर पाकिस्तान वापस आए। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपनी राय का इजहार करने के अलावा सीनियर सहाफ़ियों ने अपने कॉलम्स में भी इसी राय का इजहार किया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने एक कॉलम में लिखा कि एक लाडला माजी में था, एक के साथ आजकल लाडले जैसा सलूक किया जा रहा है और एक है जो लाडला बनने की जुस्तजू में है और लाडला ना बनाए जाने पर खफगी दिखा रहा है। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइश ने लिखा कि कोई माने या ना माने, नवाज शरीफ के आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है, मुस्तकबिल की सियासी स्कीम वाज़ेह हो चुकी है। साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। हम इन तमाम मामलों पे बात करेंगे जो इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं पीएमएल के हरीफ की जानिब से और जो सियासी तज्ज़ियाकारों की राय है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएल के रहनुमा तलाल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, मियां नवाज शरीफ क्या बहुत ज़्यादा परेशान है, नाखुश हैं जो बयानिया उनके हरीफ उनके खिलाफ बना रहे हैं कि वो सिस्टम के नए लाडले हैं और उनके लिए राह हमवार की जा रही है, और क्या ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी मंशूर कमेटी को कि ये जो बयानिया उनके खिलाफ बन रहा है इसको काउंटर करने के लिए एक और बयानिया बनाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत सारी मीटिंग्स में मैं खुद भी मौजूद था, मुझे तो नहीं पता कि इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और वैसे भी अब लोगों के पास और कोई नवाज शरीफ के खिलाफ जवाज रह नहीं गया। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो काम करके नहीं दिखाता, ये भी कोई कह नहीं सकता कि वो जो वादा करता है वो क्योंकि वो पूरा कर देता है, वो इसी तरह उसकी कारकर्दगी का मुकाबला नहीं है। एक दूसरी उम्मीद है वो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ नवाज शरीफ से है। अगला जो वोट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जितने भी सियासी सूझबूझ रखते हैं कि वो नवाज शरीफ को मिलने जा रहा है, तो वक्त से पहले एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताइए कौन सा सहूलत पीएमएल-एन को या मियां नवाज शरीफ को मिली है? नाअहलियां, काल कोठरियां, सजाएं, उसके बाद
क्या नहीं हमने सहा, और आज भी मुकदमात उसी तरह ही पेशियों पर पेशियां लग रही हैं। तो बात रही, मुझे ये बताइए कि अगर हमने जिद्दोजहद करके अदारों को धकेला है उनके दायरे के अंदर, और अदारों को इमरान खान जो कि लाडला बनाया हुआ था उनको धकेला है कि वो उससे पीछे हट जाएं, तो क्या ये हमारी सियासी कामयाबी है? इसको अगर कोई किसी और अल्फाज से जोड़ना चाहता है तो मेरा ख्याल है ये उनकी शिकस्त उनसे नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में इस वक्त क्लियर कट नजर आ रहा है कि वोट सिर्फ उसको मिलने जा रहा है जिस पर लोगों को उम्मीद होगी कि वो रोटी दे सकता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला सकता है, और पाकिस्तान में काम और कारकर्दगी का मुकाबला नवाज शरीफ के साथ कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तलाल साहब, अब अवाम कारकर्दगी पे वोट करती है या नहीं करती और किस जमात को करती है वो तो इंतखाबात में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने जो पिछले बयानिया था उनका वोट को इज्जत दो, हमने उनकी तकरीर सुनी, उस बात को दोहराया नहीं, और कई ऐसी बातें थी जो वो स्किप कर गए, और शायद इसीलिए बिलाल भुट्टो जरदारी साहब 2 रोज पहले ये कह रहे थे कि जब तक उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का था तो हम बड़े आसानी से साथ चल रहे थे, अब क्योंकि उन्होंने वो बयानिया छोड़ दिया है तो उनके साथ चलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, वोट को इज्जत दो के बयानिए पे हम खड़े थे। हम तो इस पिछली असेंबली के इलेक्शन का हलफ ही नहीं उठाना चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायल किया JUIF को भी, नून को भी, कि नहीं असेंबली का आप हिस्सा बने। उसके बाद हम ये चाहते ही नहीं थे कि अदम एतमाद हो। अदम एतमाद करने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें कायल किया और कहा कि यही एक हल है, और अगर उनके कहे गए रास्ते पे हम चल रहे हैं तो क्या ये गलत है? और दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ अगर मीनार पाकिस्तान में कहते और कि जिसने ज्यादती की है उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ वो उसका एहतसाब करेंगे, बदला लेंगे, तो क्या लोग ये ना समझते कि उनको इस वक्त रोटी चाहिए, उनका इस वक्त इकोनॉमी को चलता देखना चाहते हैं, चलाना चाहता है, तो लोग ये सोच और बादल बयानियां दे रहे हैं, ये दिखा नहीं सकते पाकिस्तान क्या जो इस वक्त मसला क्या है। क्या ये मसला है कि साकिब निसार या उसके इसी तरह के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथियों की सजाएं, या पाकिस्तान का मसला इस वक्त रोटी का, इकोनॉमी का, गरीब के चूल्हे का है? और अगर हमने तरजीह दी है इसको, जो लोगों का मसला है, आम आदमी का जिंदगी का मरकजी मसला है, तो क्या ये हमने गलत किया? हाँ, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे और आने से बिल्कुल पहले उनकी राय ये थी कि साकिब निसार और उन जैसे दूसरे लोगों ने जिन्होंने हमेशा इस जमहूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, उनका एहतसाब अगर नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह की रुकावटें बार बार आती रहेंगी। और वो बयानिया है जो कि शहबाज शरीफ के लंदन दोबारा जाने की वजह से नवाज शरीफ साहब को छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात तो ये हकीकत है ना तलाल साहब कि अब जब आप आए तो आप लोगों को एक बयानिया की तलाश थी और आपने ये कहा हमारा बयानिया ये है कि हम तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे, जैसे कि 2017 तक जा रहा था। शायद उस वक्त आपको ये अंदाजा ना हो कि एक काउंटर बयानिया आपके हरीफ आपके खिलाफ बनाने लगेंगे, जो कि बना रहे हैं इस वक्त। तो अब आपको इसको काउंटर करने के लिए भी तो कुछ सामने लाना पड़ेगा ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन पे जोर दिया और नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बदल लिया, यानी पिछले 7-8 साल भी वो बयानिए पे भी शहबाज शरीफ उसी तरह भाई थे, उसी तरह वो पार्टी के सदर थे, उसी तरह वो फाल थे। उस वक्त वो कामयाब नहीं हो और अचानक कामयाब हो गए, ये बात नहीं है। यहाँ हमारी पार्टी में डिस्कशन होती है और हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम एक उसी तरह एहतसाब का नारा लगाएं, एक हम लोगों को कहें कि हम फांसी दे देंगे, हम फलां कर देंगे, हम एहतसाब करेंगे, और दूसरी साइड पर आम आदमी की जिंदगी, गरीब का चूल्हा, रोटी थी। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का मतलब रोटी रोटी और रोटी है। हम लोगों की उस काम में पड़ने की बजाय एहतसाब का नारा लगा देते। और आपको दूसरी बात, किसने कहा कि नवाज शरीफ अपने मौकफ से हटे? आज भी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान यहां तक जो पहुंचा है वो इसी वजह से पहुंचा है, RTS बिठाने से, लाडला बनाने से, एस्टेब्लिशमेंट के उस गलत फैसले से जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम तजर्बा है, इमरान खान को लाने का। कौन कहता है मुझसे पीछे हटे हैं? हाँ, मगर बयानिया जो है उसका एक मरकजी नुक्ता होता है, उसका मरकजी नुक्ता आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है, उसको रोटी, उसका चूल्हा चलाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाना है। बाकी चीजें एहतसाब और दूसरी
वो साथ साथ चलेंगी। लेकिन रियासतें तलाल साहब, इंसाफ के बगैर तो नहीं चल आपके सकती। सियासी हरीफ पीटीआई पीपल्स पार्टी के बयानात तो हमने आपको सुनाए, लेकिन हमने आपको जो तज्जियाकार हैं, जो बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत, उनमें से कई लोगों के बयानात सुनाए, और आप कह रहे हैं हम कहाँ पीछे हटे, वो भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि जो होता रहा है वही हो रहा है, कोई उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2018 में अगर सिस्टम का लाडला इमरान खान था तो आज नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। आपके सियासी हरीफ ये बात करें, समझ आता है, लेकिन आप जो इस वक्त जो कमेंटेटर्स हैं, जो सियासी तज्जियाकार हैं, उनको भी मुतमईन नहीं कर पा रहे इस बात पर। देखिए, कमेंटेटर्स 2013 में भी हमारे खिलाफ थे, कमेंटेटर्स 2018 में भी हमारे खिलाफ थे। पाकिस्तान की लेकिन ये सबसे बयानिया तो नहीं था ना उस मुश्किल वक्त। इलेक्शन उस वक्त पहले दूसरी चीजों पे तनकीद हो सकती थी, बल्कि 2018 में तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो तो ना 2013 में भी ना 2018 में भी नवाज शरीफ साहब को लेकर। देखिए, मसला ये है, नवाज शरीफ आबे जमजम से नहा लें, सोने के बन जाएं, कुछ ऐसे कमेंटेटर्स होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ निकालना ही होता है, उनकी रोजी रोटी उस पर चल रही। मुझे ये बताएं, फैक्ट्स पे बात करें ना, कौन सी सहूलत नवाज शरीफ को दी है? यानी नवाज शरीफ को आपने क्या, हाँ, हमने अपनी जिद्दोजहद करके अदारों को उनके दायरे में धकेला है। हमने ये सियासी जिद्दोजहद करके अपने लिए इंसाफ लिया है, हमने सियासी जिद्दोजहद करके ये मनवाया है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उनको धक्का देके आप उनकी जगह तो नहीं खड़े हो गए? उनको धक्का लगा के उनकी जगह तो नहीं खड़े हो गए? नवाज शरीफ, देखिए, नवाज शरीफ लाडला कोई एक दफा बन सकता है, जिनकी 40 साल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हों और बार बार पाकिस्तान के लोग वोट देते हों, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान के लोगों का लाडला है, और उसके होने की वजह सिर्फ एक है कि उसका काम और कारकर्दगी। इस वक्त लोगों को उम्मीद ही नवाज शरीफ से है। मुझे ये बताइए, बिलावल भुट्टो साहब हमसे ये बात क्यों नहीं करते, लेवल प्लेइंग फील्ड, वोट को इज्जत दो, फलाना हो गया ये। ओ भाई, ये बताओ, सिंध में 15 साल में आपने ये किया है, और हमने 10 साल में पंजाब में ये किया था, नून ने, पीटीआई ने 10 साल में ये किया, इसका मुआवजा करो। चलो इसको भी छोड़ दो, नहीं, चलो मुस्तकबिल की बात करो। कौन पाकिस्तान के लोगों को रोटी दे सकता है? कौन इकोनॉमी चला सकता है? किसने पहले ये सब कुछ करके दिखाया? किसके पास प्लान है? किसके पास टीम है? कोई इस पे बात क्यों नहीं करता? इन बातों पे उलझा के अपनी लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पर इतना भरोसा है और अवाम सिर्फ उन पे भरोसा कर रहे हैं कि वही कारकर्दगी दिखा के पाकिस्तान को मुश्किलात में से निकाल सकते हैं, तो क्या वजह है कि नून लीग प्री इलेक्शन अलायंस में जा रही है, जो कि आमतौर पर वो पार्टी जो अपने आप को मजबूत समझती है ऐसा नहीं करती है? आप लोग एमक्यूएम के साथ अलायंस बना रहे हैं, आप लोग इंटीरियर सिंध में जीडीए के साथ और जेयूआईएफ के साथ अलायंस बनाने की बात करें, आप बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी अहम है कि जब यही पार्टीज सारी पीटीआई के साथ थी इत्तेहाद में, तो आप कहते थे ये तो वो पार्टीज हैं जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, ये तो किसी के कहने पे पीटीआई के साथ बैठी हुई हैं। तो उन्हीं पार्टीज को अब आप प्री इलेक्शन अलायंस में जा रहे हैं उनके साथ, इसकी क्या वजह है? जब इस तरह के इकदाम लेंगे तो फिर बिलावल साहब सवाल तो उठाएंगे ना? देखिए शहजाद साहब, हमारा सियासी एक्सपीरियंस है पीएमएलएन का कि पाकिस्तान में जो छोटी पार्टियां हैं, जो इलाकाई पार्टियां हैं, जो एहसास में रूमी का शिकार हैं, उनको कौमी धारे में साथ लेके चलना चाहिए। 2013 में भी हमारे पास 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत तो वाजे थी हमारे पास, उसके बावजूद बलोचिस्तान में अक्सरियत नून लीग के पास थी, हुकूमत कौम परस्तों की थी। इसी तरह केपीके में अक्सरियत, एब्सोल्यूट अक्सरियत पीटीआई के पास नहीं थी, लेकिन हमने उनको मौका दिया। इसी तरह हम पहले भी इन लोगों को साथ लेकर चलते रहे हैं, और अब भी हम समझते हैं कि इलाकाई पार्टियां, वो इलाकाई छोटे सूबों की पार्टियां जो एहसासे में रूमी की बात करती हैं, उनको कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। तलाल साहब, आप बता रहे 2013 में अक्सरियत थी, फिर भी आपने कुछ पार्टीज को शामिल किया। पीटीआई की तो अक्सरियत नहीं थी, उनकी तो मजबूरी थी इन पार्टीज को शामिल करना, लेकिन उस वक्त आप इन इलाकाई पार्टी के हवाले से क्या राय रखते थे? बाप को कहते थे कि हमें पता है उनका बाप कौन है, एमक्यूएम को आप एस्टैब्लिशमेंट की जमात कहते थे उस वक्त, तो उस वक्त तो ये राय थी आपकी। देखिए, हम इसके आप इन पार्टियों पर तो बात कर रहे हैं, हम इसके अलावा भी लोगों के साथ अलायंस बनाएंगे, इनके अलावा भी लेकर चलेंगे। बलोचिस्तान की जो कौम परस्त पार्टी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह ही सिंध, इसी तरह ही केपी में छोटी पार्टियां, उनको साथ लेकर चलेंगे। और पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो नून लीग के साथ इलेक्शन लड़े, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत नून लीग या नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़े नजर आए ताकि उनको भी वोट मिल आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं मियां साहब को इस बयानिए के हवाले से जो उनके हरीफ उनके खिलाफ बना रहे हैं, और मंशूर कमेटी को कोई ऐसा टास्क नहीं दिया है कि आप एक काउंटर नैरेटिव बनाएं? क्योंकि कुछ बाज लोग आपके भी जैसे दोस्त यार होते हैं, हमें मिलते रहते हैं, वो कहते हैं कि आजकल
सवाल जब जाते हैं किसी महफिल में, किसी शादी में, किसी पब्लिक गैदरिंग में, तो इसी किस्म के हो रहे हैं हमसे। देखिए, जाली बयानिया ज्यादा देर नहीं चलते ना जी। या चोर और डाकू का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू होके निकले। या जाली बयानिए, झूठे बयानिए, हाँ थोड़ी देर के लिए फेस सेविंग लोगों को दे सकते हैं, तज्जिया नगारों को उनका प्रोग्राम चला सकते हैं। हकीकत है, नवाज शरीफ क्लियर है, पाकिस्तान में आइन पर चल के पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान में वोट से बनने वाली हुकूमतें ही असल नुमाइंदा हो सकती हैं, और हुकूमत के पास सिर्फ हुकूमत नहीं, इख्तियार भी होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मर्जी कहें, हम लोगों का चूल्हा चलाकर रहेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी चला के रहेंगे, हम लोगों को रोटी देकर रहेंगे, एहतसाब साथ साथ चलेगा। आपने बड़ी अहम बात की कि हुकूमतें जो बनती है वो बाइख्तियार भी होनी चाहिए, इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। अब जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें आप मखरूत हुकूमत तो थी, लेकिन साथ में मुस्तफ़ा नवाज खोकर जैसे लोग ये भी कहते रहे कि वो हाइब्रिड 2.0 रिजीम था। तो अब ये हाइब्रिड 2.0 रिजीम ही कंटिन्यू होगा, या आपको लगता है कि जो भी हुकूमत होगी वो एक बाइख्तियार ताकतवर हुकूमत होगी, अपने फैसले खुद कर रही होगी? देखिए, 16 महीने में भी जो फैसले किए हम उसको ओन करते हैं, लेकिन 16 महीने में हमारी प्रॉब्लम ये थी कि दर्जा चहारम का कोई मुलाजम या छोटी सी पॉलिसी बनाने के लिए 14 पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता था। जब तक आपके पास एक अच्छी अक्सरियत ना हो तो अच्छी हुकूमत नहीं चल सकती। और हम दूसरे मैं सवाल रिफ्रेज कर देता हूं कि इमरान खान के 3.5 साल हुकूमत को आप लोग ये कहते रहे कि कठपुतली हुकूमत है, इनके बस में तो है ही नहीं कुछ। अब ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन से पहले आपको लाडले के ताने सुनने पड़े और इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पीटीआई ये कह रही हो कि ये कठपुतली हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब के बस में तो कुछ है ही नहीं? देखिए, हम इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। हमने जब भी हुकूमत की उनके फैसलों को ओन हो, वो 2013 से 18 की हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत में भी नवाज शरीफ को डिक्टेशन लेने की इजाजत बिल्कुल उसकी तबीयत में नहीं है। और दूसरी बात, हम पाकिस्तान के लोगों की जो राय है उस पर चलेंगे। जो अदारे हैं वो आईनी दायरे कार में रहें, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन अदारों को स्पेस देंगे, साथ लेके चलेंगे, और अदारों को अपनी जाती सियासत के लिए, अपनी पार्टी की सियासत के लिए, अपनी लूट मार के लिए, जैसे इमरान खान इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी जब दिल किया ये जो आपने मॉडल बताया, यही यही बेहतरीन मॉडल है। अगर ऐसा हो तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मायूस कुन सफर कल इंग्लैंड के हाथों एक तरफा शिकस्त के बाद इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी पर पूरी कौम मायूस है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी, कप्तान के फैसलों, टीम के इंटेंट और सेलेक्टर्स की सिलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप टॉप 4 में जगह ना बनाने में क्यों नाकाम रहा? क्या ऑन फील्ड बदतरीन कारकर्दगी के पीछे ऑफ द फील्ड सरगर्मियां हैं? और क्या वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बैटिंग कंपनियों के इश्तिहारात और सिलेक्शन को लेकर कप्तान और बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात कौमी टीम की बुरी कारकर्दगी की बुनियादी वजह बने? कल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाजों की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम आदाद शुमार आपके सामने रखे थे, और कप्तान बाबर आजम के फैसलों, कुछ मखसूस खिलाड़ियों की जरूरत से ज्यादा सपोर्ट और माइंडसेट पर सवालात उठाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ हजीमत का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीतने में कामयाब रहा। अहम बात यह है कि एशिया कप में शिकस्त के बाद और वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से पहले कुछ साबिक क्रिकेटर्स और बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम को बाज खिलाड़ियों की तब्दीली का मशवरा दिया था, मगर बाबर आजम ने टीम में तब्दीलियों से इनकार करते हुए जोर दिया था कि वो इन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, जिसके बाद कप्तान बाबर आजम पर दोस्तियां निभाने और कुछ खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करने के इल्जाम भी लगे। और अब जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है तो कप्तान की यही फैसले कप्तान की तब्दीली के मुतालबात की वजह बन रहे हैं। मगर कल कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातों की मुखालफत कर दी है। We were a real tight-knit unit, you know. I get behind Bob. Bob is very, very close to me. He's a young guy that needs to be taken on the journey with. He needs to be shown the ropes. He's still learning all the time. We know he's a very, very fine batsman. He learns every day with his captaincy. You know, he's growing, and we have to allow him the time to go. And in order to do that, you make mistakes. मिकी आर्थर कह रहे थे कि बाबर आजम को बरकरार रखना चाहिए, वो अभी सीख रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कौमी टीम की कप्तानी से मुतल्लिक क्या फैसला करते हैं।
पाकिस्तान टीम के 4 साबिक कप्तान वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, मोइन खान और शोएब मलिक और कौमी खवातीन टीम की साबिक कप्तान अरूज मुमताज ने कल पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादी खामियों और कमियों की निशानदेही की है और बताया है कि पाकिस्तान को क्या चीजें फौरी तौर पर दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके अलावा साबिक कप्तान और साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने टीम की शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। रमीज राजा ने सारे मसाइल का जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड को ठहराते हुए कहा कि कप्तान की तब्दीली से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड को शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के दौरान ही शिकस्त की जिम्मेदारी कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक पर डालने की कोशिश की थी। पीसीबी ने अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद प्रेस रिलीज में कहा था कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक को टीम सिलेक्शन पर पूरी आजादी दी गई थी। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में फैसले किए जाएंगे। यानी पीसीबी ने वर्ल्ड कप के दौरान ही शिकस्त का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश की। इसी दौरान खिलाड़ियों के खिलाफ खबरें भी लीक की गई। वफादात के टकराव के इल्जाम पर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस्तीफा भी दिया। हैरत की बात यह है कि वर्ल्ड कप के दौरान पीसीबी के सरबराह ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि जिस किस्म की बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि तला रहमानी, जो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को मैनेज करते हैं, उन्होंने टीम की सिलेक्शन करवाई है। लेकिन हमने साया कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट से इस पर बात की है, जिन्होंने वफादात के टकराव के इल्जामात को मुस्तरद किया है और ये वाज़ेह किया है कि जो खिलाड़ी इनके पैनल पर हैं वो एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इंजमाम उल हक का उनकी कंपनी की ओनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन सारे मामलात में ये बात भी सामने आई है कि क्रिकेट बोर्ड कुछ खिलाड़ियों से नाखुश है जिन्होंने बैटिंग कंपनियों के इश्तिहार लेने से इनकार किया था और अब शायद बोर्ड उन्हीं खिलाड़ियों पर नाकामी का मलबा डालना चाहता है। हम इन सारे मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि 5वीं पोजीशन पे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आया है, सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। क्या जो परफॉर्मेंस थी टीम की वो पोटेंशियल और काबिलियत के मुताबिक थी या यही टीम आपके ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकती थी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, सवाल वाज अ प्लेजर। लेकिन रमीज हसन की मुझे बातें बहुत पसंद आई। मैं क्विकली आपको 2 चीजें बोलूंगा, इसी का आंसर आपको मिल जाएगा। एक तो 1999 में पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और उसके बाद 2011 में एक सेमीफाइनल खेला। सो 24 साल में ये कोई अलमिया नहीं हो गया, यू हैव बीन देयर। आप साइकिल्स में राउंड एंड राउंड यही हरकत दोहराते रहे हैं। सो दिस मीन्स के 1999 या 2011 में बाबर आजम या इंजमाम उल हक ने टीम सिलेक्ट नहीं की थी। और आपका जो रीइंफोर्सिंग फेलियर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने क्रिकेट बोर्ड में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं मॉडर्न क्रिकेट के साथ इक्वेटेड वो की नहीं है और आप ब्लेम गेम्स करते रहते हैं। इट विल मेक नो डिफरेंस। आप कोई भी जॉनी आके बाबर आजम को हटा दे, नया कप्तान लेके आ जाए, वो क्या करेगा? फिर मैं जल्दी से ये अरूज वाली बात पे कि वो कह रही थी कि गेम चेंजर नहीं है, फलाना नहीं है और ये प्रॉब्लम्स हैं स्पिनर्स, हमें भी पता है कि स्पिनर्स को अब खेलना नहीं आ रहा या जो है गेम चेंजर नहीं है, वो कहाँ से आएगा? आपके पास क्या स्टॉक है, आपके पास क्या बेंच है? क्विकली इंग्लैंड में 7वां, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे फिनिश एट 7 और उनके रॉक की जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईसीबी के, वो आके कहते हैं कि उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने फोकस ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पे किया, उधर इग्नोर किया वनडे क्रिकेट को, टी20 को। अभी वेस्ट इंडीज टूर के लिए उन्होंने जॉस बटलर को रिटेन किया है फॉर बोथ टी20 एंड वनडे इंटरनेशनल। बेंच से वो लड़के लेके आए हैं, उन्होंने रेहान अहमद को रख लिया, उन्होंने ब्रायडन कार्स को ले आए हैं, उनके पास स्टॉक है, टॉम हार्टले आ गया, विल जैक्स आ गया। तो दैट क्लियरली शोज कि मॉडर्न स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। आपके स्ट्रक्चर्स तगड़े होने चाहिए। यही टीम, यस, बाबर आजम की बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ पावर सेंट्रिसिटी थी और प्लेयर अब्यूज था, पावर अब्यूज था कि उन्होंने वो लड़के जो हैं वो नहीं रखे जिनको रखना चाहिए था। अभी आपने इनडायरेक्टली रेफर किया टुवर्ड्स मिसबाह उल हक या अपना जो मोहम्मद हफीज जो टेक्निकल कमेटी में थे और उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी, उन्होंने रिकमेंडेशंस ठीक की होंगी, इन्फोर्स क्यों नहीं करवा सके? सो किसकी वीकनेस थी? वो हफीज की वीकनेस थी या मिसबाह की थी या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी जो घर बाबर आजम को बुला के और टीम सिलेक्शन जो है उनसे डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद मिड वे थ्रू जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारता है तो आप थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये बहुत सारे आपके जो रॉन्ग एंड्स हैं, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक अ राइट, और आप एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर को, डिस्पाइट बीइंग द कस्टोडियन एंड द हेड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स। सो आई पर्सनली फील कि ये परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होने वाला। ये लड़के सुबह आके आपको
लेकिन जो है एक वो ये ओवरऑल लड़का जो है जो वो- सिलेक्शन के हवाले से डॉक्टर साहब एक बात की जा रही है, और कल मैं सौरव गंगुली साहब को सुन रहा था जब उनसे ये सवाल हुआ कि जो आईपीएल है क्या उस वजह से इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने कहा आईपीएल का सिर्फ इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ T20 पे रिलाय करेंगे तो आपकी टीम मीडियोकर हो जाएगी। उन्होंने कहा जो लंबे अरसे की क्रिकेट है वो खेलना जरूरी है। अगर आपने 50 ओवर की क्रिकेट में एक्सेल करना है तो क्या हमसे यहां पे एक बुनियादी गलती हुई है कि हम समझे कि जो लड़के T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 ओवर बड़े अच्छे करवा लेते हैं, 4 फील्ड भी कर लेते हैं 20 ओवर, वही हमें डिलीवर करके देंगे 50 ओवर में? क्या ये हमारी गलती हुई है सिलेक्शन में आपके ख्याल में? ये गलती नहीं है, ये अलमिया है। इट इज अ कैटास्ट्रोफी। जो 4 ओवर की क्रिकेट होती है वो कोई भी शोमैन खेल सकता है, वो दैट इज क्रिकेट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स। अब मैं आपको एग्जांपल बड़ा क्विकली देता हूँ। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, उन्होंने गेम चेंज करके रख दिए, 400 रन कर देते हैं। जब चेजिंग की बारी आती है नेदरलैंड के अगेंस्ट भी कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डिफेंस नहीं है। अब आप ऑल अटैक मोड पे चले गए हैं। इंडिया की टीम के इंडिया के बैट्समैन एक्सेल क्यों करते हैं? बिकॉज वो सेशंस भी खेल सकते हैं, वो डिफेंड भी कर सकते हैं, वो पिच पे टाइम भी ले सकते हैं। तो आपके 4 ओवर के प्लेयर कहाँ से? वनडे इंटरनेशनल इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट, जहाँ पे आपको ओवर बाय ओवर, सेशन बाय सेशन आपको सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज एब्सोल्युटली ए chaotic। आप T20 का PSL का जो स्टार बनता है, सोशल मीडिया से आप टीम पिक कर लेते हैं। अब 2-3 लड़के हैं वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें एक सैम अयूब भी है, बेतहाशा टैलेंट है उनमें। बट मुझे ये बताएं वो टेस्ट कहाँ पे हुए हैं? क्या वो पीछे की गेंद तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हुए हैं? क्या वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में टॉप टूर्नामेंट्स में टेस्ट हुए हैं? क्या वो ए टीम के साथ एक्सेल करके आए? नहीं आए हैं। तो आप कहाँ से समझ रहे हैं कि वो जाके रिप्लेस कर लेंगे? और क्रिकेट इतनी आसान कब से हो गई? आपकी क्रिकेट दुनिया जो है वो पोलराइज हो चुकी है। आपको इंजरी रिहेबिलिटेशन आती नहीं। नसीम शाह पे आप एक रो रहे हैं कि वो इंजर, ठीक है, वो आपने उसको तबाह बर्बाद करके इंजर करके टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। क्या नसीम शाह की वजह से हारिस रऊफ या शाहिन अफरीदी ने बॉलिंग पार्टनरशिप्स जो है वो बन नहीं पाई? और तो वो अब bowling ऑब्वियसली एक डिबेट ये होगी इस मुल्क में डॉक्टर साहब के आपने कप्तान बाबर आजम के साथ क्या कर रहे हैं? मिकी आर्थर इज बैकिंग हिम। रमीज राजा साहब को आपने सुना, वो कह रहे बोर्ड की गलती है, बाबर आजम पे आप सारा मलबा डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बाबर आजम इज स्टिल वेरी यंग, 28-29 साल के हैं, उनको मजीद टाइम देना चाहिए कि वो और मैच्योर हो कप्तानी में, या आपके ख्याल में कोई बेहतर रिप्लेसमेंट है इस वक्त जो उनको कप्तानी में रिप्लेस कर सकती है? आपने इतनी अच्छी बात की है कि देखें, मेरे लिए बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। क्या मैं एक बैट्समैन खो दूं सिर्फ इगोटिस्टिकली उसको कप्तानी सस्टेन करवाने में? हमारे यहाँ, मैंने अभी आपको बटलर का एग्जांपल दिया, कोई प्रेशर नहीं है, रॉब कीन ने उसको रिटेन कर लिया। हमारे यहाँ ब्लेम गेम, थ्रोइंग अंडर द बस, क्रिटिसिज्म, 2-2, 4-4 जर्नलिस्ट उठ के जो है वो शुरू हो जाते हैं कि रिप्लेस किया जाए। उनको बोर्ड के लोग ही फीड कर रहे होते हैं। तो आई वुड रादर लाइक टू हैव बाबर आजम द बैट्समैन रादर देन टू हैव अ कैप्टन। लेकिन क्या ये जो 3 साल हैं, 4 साल आप जाया कर देंगे? ये क्या ऑन जॉब ट्रेनिंग थी? और अगर उसने आपको रिजल्ट्स नहीं दिए तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? उस 4 साल का जो हमारी क्रिकेट ने सफर किया कि हमारे पास एक ऐसा कैप्टन था जो नेचुरली इवॉल्व नहीं हुआ था। अब कौन कप्तान है जिसको लेके चल सकता है? क्या आप तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट कप्तान बनाएंगे? आई एम नॉट विंडिकेटिंग और एब्डिकेटिंग बाबर। बाबर की बहुत सारे मसाइल रहे, चाहे वो सरफराज अहमद के साथ थे, चाहे वो शान मसूद के साथ थे, इब्रार को सिलेक्ट ना करना, जमान खान को ना लेना। इंडिया में हारिस रऊफ आगे बॉलिंग करता है, आगे से तेज है। आजकल कौन पेस से डरता है? उन्होंने 563 रन उसको लटका के वापस भेज दिया। व्हाई नॉट समबडी लाइक शाहनवाज धानी जो पीछे से तेज था? हॉर्सेस को कोर्सेस पिक करते हैं। इन शॉर्ट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद बाबर, या डू यू थिंक देयर इज अ बेटर रिप्लेसमेंट एंड ही शुड बी रिप्लेस्ड? I would love to continue with Babar if it's not going to cost him his career by all these blame games, unless until we have a natural player, a natural कप्तान आए जो कि वनडे में पाकिस्तान को लीड करे। ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि अगर आप बाबर को खेलने दें प्रॉपर तरीके से, उसमें अनड्यू प्रेशर ना डालें तो फिर उनको कप्तान रहे, अदरवाइज वी विल लूज अ कैप्टन एंड अ बैटर एज वेल। क्योंकि हमने देखा है इस दौरान डिसिप्लिन ठीक करें जी शहजाद, और उसका डिसिप्लिन ठीक करें जी। प्लेयर पावर की या अब्यूज, पावर अब्यूज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हर एक का रोल डिफाइन होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है चाहे वो प्लेयर। आई एम श्योर बाबर आजम ने भी इससे सीखा होगा, क्योंकि जाने से पहले वो कह रहे थे हमारे स्पिनर्स भी बड़े बेहतरीन है, मैं ट्रस्ट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान, हमने कल डेटा दिखाया, वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स थी एज अ स्पिनर जो हमारे गए हैं। सिर्फ 12 विकेट हमने लिए 4 स्पिनर्स ने हमारे, जो कि सबसे कम है इस टूर्नामेंट में। तो लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बोर्ड का तो किरदार हमने देखा है, बाबर आजम के मैसेजेस लीक हो जाते हैं, प्रेस रिलीज आती है जिसमें बाबर आजम को ब्लेम किया जाता है। तो आई डोंट नो ये बोर्ड क्या चाह रहा है, और इसमें कुछ पसे पर्दा भी बातें चल रही हैं इस वक्त। और मुझे फैक्ट, फॉर मैटर ऑफ फैक्ट ये पता है
कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये सारी खबरें आई और हमने सहायक कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा ये प्लेस आप देख लें ना, इंजमाम साहब के टाइम पर आए, 2-3 साल से हैं, हमारे पैनल पे भी एक अरसे से मौजूद है, तो हमारा क्या लेना देना हो सकता है इस सिलेक्शन से। और फिर ये भी कुछ खबरें सामने आ रही है कि बाबर आजम ने जो ये सरोगेट बेटिंग वेबसाइट्स थी उनके 25 करोड़ रुपए के इश्तिहारात को उन्होंने रिजेक्ट किया, रिजवान ने 10 करोड़ के इश्तिहारात को रिजेक्ट किया। इससे भी बोर्ड ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्स भी थे बोर्ड के और बोर्ड को रेवेन्यू लॉस हो रहा है इससे। क्या ये सारी मामले जुड़े हुए इससे? देखिए जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये आपने पर्सनलाइज टारगेटिंग की है। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नॉट ओनली बाबर, रिजवान ने भी मुल्तान सुल्तान से वो स्पॉन्सर सरोगेट कंपनी का लगाना इनकार किया। उसके बाद क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, कुछ लोग जो फ्रेंचाइजेज में इंटरेस्ट रखते हैं वो बोर्ड में, जो बोर्ड में उनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है, ब्रॉडकास्टर्स में है, और एक बहुत बड़ा साइकिल बन गया हुआ था रेवेन्यू का, इनकम का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। पहले तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड एक इलीगल एक्टिविटी में कैसे पहले आया और किसने उनको अलाउ किया, और फिर कैसे ये इलीगल जो सरोगेट वेबसाइट्स हैं वो आपके एडवर्टाइजर्स बन गए। यहाँ तक शक है शहजाद कि लोग ये शक कर रहे हैं कि शायद रिजवान और बाबर, क्योंकि दे आर द हाउस होल्ड नेम्स एंड दे आर रॉलिकिंग सुपरस्टार्स, तो इन्होंने पावर कॉल्ड्रंस में जो है ये डिसीजन इंस्टिगेट करवाया, जिसमें फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इसको बैन किया, राइटली सो, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेटिंग एक्ट। तो ये डेफिनेटली अच्छा। इसी तरह ये जो सहायक कॉर्पोरेशन में तल्ला रहमानी करनेगी मेलन का ग्रेजुएट, ये इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि फिर डिक्टेट करता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी जो है वो बनाता था कैटेगरीज, उसमें प्लेयर्स को डालता था, अपनी मर्जी की शराइत साइन करवाता था। ही वाज द वन जिन्होंने इसको फ्यूचर इन लड़कों को फ्यूचर प्लान्स के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेबी किया, मैकेंजी के उसने लोग रखे हुए हैं। और उसके बाद उसने कहा कि यार तुम्हारा ये जो एनएफटी का शेयर है $6-7 मिलियन वो किधर है, तुम्हारी शो रील्स किधर है, तुम्हारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किधर है। जब इन्होंने अपना राइट मांगा तो ईगोज हर्ट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंड दे स्टार्टेड मेलाइनिंग। अब ये जो सहायक कॉर्पोरेशन के लड़के हैं वो 10 लड़के जो हैं, उन्होंने मुझे बताया जमान खान सिलेक्ट नहीं होता था, इब्रार सिलेक्ट नहीं होता था, शाहीन सिलेक्ट नहीं होता था, बाबर नहीं होता था, रिजवान नहीं, सारे सिलेक्ट होते थे। यार इस तरह एक आईसी है और मुख्तलिफ कंपनी है, उनका नाम तो नहीं आ रहा, उधर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वही इंतजाम उल हक है जो एक फ्रेंचाइज के साथ कोचिंग कर रहे थे, जो चेयरमैन सिटिंग चेयरमैन सिलेक्टर्स थे, तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। आपका एक और जो अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, आपके एक और फॉर्मर कैप्टन जो कि फ्रेंचाइज की कोचिंग भी कर रहे थे, चेयरमैन और सिलेक्टर्स भी थे, जो हेड कोच भी थे टीम के, तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या बात है? मेरे पास वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंजमाम उल हक के हवाले से भी जैसे हमने बताया कि उनका तो कोई सहायक कॉर्पोरेशन से ओनरशिप का कोई उनका लेना देना नहीं है, वो भी दूसरे प्लेयर्स की तरह इस कंपनी के साथ जुड़े हुए, कंपनी इनको मैनेज करती है। और इंजमाम उल हक साहब अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बता चुके हैं कि उन्होंने तो टीम में कोई बड़े चेंजेस ही नहीं किए। अगस्त में वो आए थे और ऑलमोस्ट जो टीम 2-3 साल से खेल रही थी वही प्लेयर्स थे, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होगा। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इंतखाबात के इनेकाद समेत मुख्तलिफ आईनी मामलात को टेकअप किया और इन मामलात पर जल्द फैसले किए। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से आईनी और इंसानी हकूक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर एतराज़ात आयद करके वापस करने पर कानूनी हल के सवालात भी उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन पर भी बहस जारी है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने शहरियों की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एतजाज एहसन की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। और इसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरदुल्लाह बाबर की गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी है। सीनियर वकील एतजाज एहसन ने 25 अक्टूबर को एडवोकेट सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए सियासी रहनुमाओं समेत दीगर अफराद की जबरी गुमशुदगियों के अमल को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की थी। इस दरख्वास्त को वापस करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए मफाद आमा के नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया गया कि इंफरादी हक तलफी के लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के लिए मुनासिब जवाब फराहम नहीं किया गया और दरख्वास्त गुजार ने रिलीफ लेने के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। अहम बात यह कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरदुल्लाह बाबर की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त पर भी ऐसे ही एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी।
रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए थे, जिनके मुताबिक दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए मफाद आमा के नुक्ते की निशानदही नहीं की गई और इंफरादी हक तलफी के लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ भी लगाया कि आर्टिकल 248 के तहत निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम मुख्तलिफ आइनी और इंसानी हकूक़ की नौयत के मुकदमात पर एतराज़ात आयद करके वापस कर रही हैं। लेकिन अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में यह करार दे चुका है कि रजिस्ट्रार ऑफिस आइनी नौयत के मुकदमात के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला नहीं कर सकता। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह एक केस में यह तय कर चुके हैं कि आइनी मुकदमात के काबिल समात होने या ना होने का फैसला का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम इन मामलात में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जब से काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, कुछ अहम केसेस उन्होंने टेकअप किए जिनके फौरी तौर पे फैसले भी आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला था, मिलिट्री कोर्ट, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, ये मामला, फिर 90 डेज में इलेक्शंस का मामला, ये तमाम केसेस टेकअप किए, जल्द फैसले भी आए। लेकिन अब पिछले हफ्ते 2 पिटिशंस जो दायर की गई थी, फरदुल्ला बाबर साहब ने एक तो कहा कि जो डिपोर्टेशन हो रही है फॉरेनर्स की उसको लीगल करार दिया जाए, फिर एतजाज एहसन साहब ने एक पिटिशन दायर की इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से कि उसको भी गैर आइनी करार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मेंटेनेबल करार नहीं दिया, कहा कि ये काबिल समात नहीं है। तो इस पर बहस हो रही है कि क्या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर नहीं है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स के मैटर नहीं है, और खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके पावर्स पे भी बात हो रही है कि क्या वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी पिटिशन काबिल समात है या नहीं है। जी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने एज सच रिजेक्ट नहीं किया, इसमें रजिस्ट्रार साहब ने उसको रिजेक्ट किया है एज बीइंग नॉट एंटरटेनेबल। इसमें एक्चुअली काफी अरसे से ये एक इशू आ रहा है कि जो 184(3) की पिटिशनें फाइल की जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक प्रोफॉर्मा ऑब्जेक्शन इसमें बना ली है, जिसमें नंबर 1 ऑब्जेक्शन होती है कि ये आपकी पिटिशन जो है वो कोई फंडामेंटल राइट्स को एंगेज नहीं करती। दूसरी ऑब्जेक्शन होती है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है। ये तीसरी होती है कि ये पिटिशन आपको हाई कोर्ट में दायर करनी चाहिए थी। जबकि जो अदालत के यानी अदालत के जजेस के जो फैसले हैं उनमें कई मर्तबा ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार का ये काम नहीं है कि वो 184(3) का स्कोप और लिमिट्स जो है वो तयन करे, ये काम अदालत का है। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। इसके आपने इन पिटिशनों का जिक्र, पिछले दिनों एक पिटिशन मैंने भी फाइल की थी ऑन बिहाफ ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द सिंध बार काउंसिल, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो तरामीम की गई थी और जो आर्मी एक्ट में तरामीम की गई थी, जिसमें ये इशू था कि प्रेसिडेंट साहब ने उस पर अपनी रजामंदी जाहिर की है या नहीं की, उनकी असेंट है। तो वो वाली भी पिटिशन जो है उस पे भी यही, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रजिस्ट्रार ने ये कह दिया कि ये जो इशू है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, एक मामला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल्स भी इन्वॉल्व हैं, जो जनरल इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि आया प्रेसिडेंट ने किसी कानून पे दस्तखत किया है या नहीं किया। तो ये रजिस्ट्रार साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि ये 184(3) का केस नहीं होता। और सलाउद्दीन साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। 2022 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि कौन सा मैटर काबिल समात है या नहीं है, इसका फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस ने नहीं करना है, इसका फैसला कोर्ट ने करना है, यानी कि बेंच ने करना है। तो फिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से इस तरह के फैसले आ रहे हैं, और क्या ये जो फैसले होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, क्या ये चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत से होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर होते हैं, या रजिस्ट्रार अपने तौर पर ये फैसले कर देते हैं? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि चीफ जस्टिस की क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं या नहीं होती रजिस्ट्रार की, मगर ये सिर्फ एक मंसूर अली शाह साहब का 2022 का ऑर्डर नहीं है, इसमें जजमेंट्स 2002 से मौजूद हैं कि ये रजिस्ट्रार का काम नहीं है। और कोर्ट की मंसूर अली शाह साहब की तो चेंबर अपील में जजमेंट थी
एज अ सिंगल जज, मगर 3 मेंबर बेंचेस की 5 मेंबर बेंचेस की जजमेंट्स हैं कि ये जो हैं ये जुडिशियल फंक्शंस ये कोर्ट को अदा करने हैं, रजिस्ट्रार अदा नहीं कर सकता। तो उसके उन जजमेंट्स के बाद भी और ऐसे ऑर्डर्स के बाद भी रजिस्ट्रार अगर ये फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहा है तो डेफिनेटली फिर सवाल तो उठते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि पिटिशंस कौन सी आए या नहीं आए। तो इसमें अशद जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली रजिस्ट्रार के लिए इंस्ट्रक्शंस दे कि आपका क्या काम है और क्या काम नहीं है। ये मेंटेनेबिलिटी के जो इश्यूज हैं ये आपके डोमेन में नहीं आते, इन पे बराए करम आप इस पे पिटिशंस आप नहीं रिजेक्ट कर सकते। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई थिंक कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए रजिस्ट्रार के लिए कि इम्पोर्टेंट पिटिशंस जो हैं वो ज़ेरे इल्तिवा ना हो जाएं सिर्फ क्योंकि रजिस्ट्रार साहब को लगता है। रजिस्ट्रार साहब का कोई जुडिशियल ऑफिस तो है नहीं, जरूरी ये भी नहीं है कि रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार जो फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहा है ये भी जरूरी नहीं है कि उनके पास LLB डिग्री भी हो। तो फिर उस सूरत में बड़ा अजीब लगता है जब ये जुडिशियल फाइंडिंग्स रजिस्ट्रार साहब की तरफ। सलाउद्दीन साहब, आपको लगता है चीफ जस्टिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक रजिस्ट्रार थे उनके विक्टिम भी रहे। उनके बेंच ने एक फैसला दिया, काजी फाइज ईसा साहब के बेंच ने एक फैसला दिया और नोटिफिकेशन आ गया सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए। फिर ऐसा भी हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब के कुछ फैसले थे जो कि अपलोड नहीं किए जाते थे। तो अब ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए कि ये बेंच का काम है, कोर्ट का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है कि वो फैसला करे मेंटेनेबिलिटी पर। जी मैं समझता हूँ ये जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है उसकी जो वर्किंग है उसको रेगुलेट करने की अशद जरूरत है। बहुत इश्यूज अभी भी पेश आते हैं और उनमें जरा वहाँ ऑफिस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है कि क्या ऑफिस के क्या इख्तियारात हैं और क्या नहीं है। सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।